हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टेबिलिटी है जो पावर सिस्टम में हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग ये आपका पार्ट 2 का वीडियो है फ्रेंड्स। इसका पार्ट 1 का वीडियो में हम लोग ऑलरेडी जो ग्रिड का साथ जो हम लोग कभी भी पैरेलल सिंक्रोनाइजेशन पे कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या प्रोटेक्शन फिलॉसफी यूज़ करना है, क्या प्रोटेक्शंस यूज़ करना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग बेसिक ओवरव्यू बताया था। अगर आप ग्रिड का साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, उसके साथ आप सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, तो आपका पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का बारे में जानकारी होना, इसके बारे में पूरा आइडिया होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए हम लोग ओवरव्यू है आज के टॉपिक में पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का ओवरव्यू का बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी क्या होते हैं। हम एक एक पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले स्टेबिलिटी क्या होते हैं। स्टेबिलिटी मतलब फ्रेंड्स सिंपली हमारा जो बैलेंस है, ठीक है। सिंपली अगर ये दोनों बैलेंस है, आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर आप यहाँ 10 किलो का वेट लगाओगे, अगर यहाँ 10 किलो का आप राइस डालो, दाल डालो, जो भी डालो, अगर आप बराबर रखोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस है, स्टेबल है, बैलेंस बोलते हैं। सो स्टेबिलिटी का वन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन है फ्रेंड, मतलब आपको डेफिनेशन है बैलेंस है। बैलेंस है, ये दोनों का अगर बैलेंस है तो इसको स्टेबल बोलते हैं। लेकिन हमारा स्टेबिलिटी पूरा बैलेंस में आपको पूरा डेफिनेशन नहीं बनते हैं। लेकिन एक पार्ट में आपको अगर सिंपली देखना है स्टेबिलिटी क्या होते हैं, सिंपली आपको बैलेंस है। अगर ये दोनों का बैलेंस है तो ये आपको ये मिशन है, आपको स्टेबल है, राइट। अगर ये दोनों में एक जगह ज़्यादा है, अगर वेट ज़्यादा है, इस साइड आपका राइस कम है नहीं तो दाल कम है, तब इसको बोलते हैं अनबैलेंस है या अनस्टेबल बोलते हैं इसको, राइट। सो इसी लिए अगर आप इसको कोरिलेट करेगा आप हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का साथ, सिंपली हमारा एक तरफ आपका जनरेशन है, दूसरा तरफ आपका डिमांड या लोड है। अगर ये दोनों में बैलेंस है, जितना आप जनरेट कर रहे हैं उतना आपका डिमांड है, तब आपका स्टेबल है, बैलेंस है, सिस्टम एकदम स्टेबल है, एकदम बैलेंस है इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो सिंपली आप दिमाग में रख दीजिए, स्टेबिलिटी मतलब सिंपली आपका बैलेंस है, ठीक है। मैं आपको बोला था ये फुल डेफिनेशन नहीं बनेगा, इसको आगे हम और देखेंगे, ठीक है। ये बैलेंस सबसे पहले आपको इनिशियल सिस्टम में, आप कभी भी हमारा सिस्टम में देखेगा तो इनिशियली आपको सिस्टम आपको बैलेंस रहेगा, स्टेबल रहेगा, मतलब आपको जितना जनरेशन है आपका उतना लोड रहेगा। आपको फाइनल आपको स्टेडी स्टेट मतलब नॉर्मल टाइम पे हमेशा आपको जनरेशन और डिमांड है, जनरेशन और लोड है, हमेशा बैलेंस रहेगा, राइट, सेम रहेगा, ठीक है फ्रेंड। सो आपको अगर पावर स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है, पहले सिस्टम का बाद में बात करेंगे। पावर स्टेबिलिटी बात करना है तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वेट पकड़ के, वेट का साथ ऐसे बांध के अगर आप भाग रहे हैं, ठीक है, अगर वो भाग रहे हैं जैसा भाग रहे हैं, तो अगर उसी बंदे को जैसा भाग रहे उसी टाइम पे कोई एक और वेट डाल दिया, ठीक है, कोई एक और वेट डाल दिया, तो ये बंदा इसको इसको भी उठा के भाग सकते हैं या नहीं है, तो ये बंदा नहीं उठा पाएगा और गिर जाएगा। वही आपको स्टेबिलिटी है। अगर ये बंदा सेम इस वेट से, इनिशियली इतना वेट से वो भाग रहे हैं, अगर थोड़ा वेट डालने के बाद या थोड़ा यार बहुत ज़्यादा वेट डालने के बाद भी अगर वो उतना ही स्पीड का आसपास यार उतना से अगर ये भाग रहे हैं, नहीं गिरा, फॉल आउट नहीं हुआ और एक्सीडेंटली गिरा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ और उतना ही पहले जैसे ऐसे ही भाग रहे हैं, तो ये स्टेबल है बंदा, राइट, इसको बोलते हैं स्टेबल। अदरवाइज अगर ये बंदा जैसे डालने के बाद अगर वो गिर गया, ही इज़ अनस्टेबल। सो आपको क्या होने का वजह से स्टेबिलिटी बन रहे हैं फ्रेंड्स। पहले मैं बोला था स्टेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट 1 का डेफिनेशन है बैलेंस है। इनिशियली ये बंदा कैसे है, बैलेंस है, एकदम भाग रहा था इस वेट के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस है। बैलेंस मतलब वो जैसे भाग रहे हैं, या लेफ्ट साइड नहीं गिर रहे हैं या राइट साइड नहीं गिर रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं, फ्रंट साइड या बैक साइड ऐसे नहीं गिर रहे हैं, ये एकदम स्टेबल ऐसे भाग रहे हैं, राइट। सो आपको इनिशियल कंडीशन पे वो नॉर्मली भाग रहे हैं। इसमें ऊपर आप क्या डालने की वजह से, कुछ और वजन डालने की वजह से, मतलब कुछ डिस्टर्ब किया आप इसको। पहले इसका जो सिस्टम है ऐसा था, एक वेट को उठा के वो भाग रहा था, लेकिन आप इसमें आप एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। वो डिस्टर्बेंस क्या क्रिएट किया, सडनली इसका ऊपर एक और वजन डाल दिया था, वेट डाल दिया,
ठीक है। इसके बाद आप इस बंदे को जैसे पहले ऐसे नहीं होगा, ये भागेगा लेकिन थोड़ा सा ट्रांसिएंट स्टेट क्रॉस करके इसके बाद फिर स्टेबिलिटी के साथ भागेगा, राइट। ठीक है फ्रेंड। तो इसीलिए कभी भी इसका स्टेबल ही नहीं है बंदा। वो कैसे देखेंगे, इनिशियली वो बंदा भाग रहा है ठीक है, लेकिन इसमें कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो भी वो बंदा ऐसे ही भाग सकते हैं क्या, ऐसे ही हो सकते हैं जैसे पहले चल रहा है ऐसे ही कर सकते हैं क्या। तो इसीलिए स्टेबिलिटी मतलब कोई एक डिस्टर्बेंस हुआ, इसकी बाद अगर उसी स्टेट में जैसे पहले चल रहा है ऐसे ही अगर वो चला सकते हैं तो ये स्टेबल है, अदरवाइज ही इज अनस्टेबल, राइट। सो ये इसीलिए इसको हम बोलते हैं पावर स्टेबिलिटी। ये पूरा खेल है इसका पावर का ऊपर। ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ, ये बंदा का जो भी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से अगर भाग रहे है तो बंदा, ठीक है, वो कैपेसिटी है जितना इसका कैपेसिटी जितना वजन ये उठा सकते हैं उतना ही वजन ये उठा सकते हैं, राइट। अगर इससे ऊपर आप डालेगा तो ये बंदा क्या है, गिर जाएगा, ये उठा ही नहीं सकते, नीचे गिर जाएगा, फ्रंट फॉल आउट हो जाएगा, राइट। तो इसको स्टेबिलिटी बोलते हैं। अभी ये डिस्टर्बेंस में भी दो प्रकार का डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। एक ऑलरेडी बंदा भाग रहे हैं, इसमें आप धीरे 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 अगर आप वेट डाल रहे हैं तब वो बंदा क्या होगा, इसका धीरे 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 तक वो वेट उठा के मतलब वो आपको भाग सकते हैं, पता नहीं होगा इसको। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा इस बंदे का कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 50 kg ये उठा के भाग सकते, इसका कैपेसिटी है वो, इससे ज़्यादा वो उठा के भाग ही नहीं सकते, इस बंदे का कैपेसिटी उतना है। तो आपको 50 kg का ऊपर आप 1 kg भी डालेंगे तो ये बंदा फॉल आउट हो जाएगा, इसका कैपेसिटी का ऊपर है, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट या स्मॉल डिस्टर्बेंस है। जो डिस्टर्बेंस आप क्रिएट कर रहे हैं वेट है वो स्मॉल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप सडनली फॉर एग्जांपल 10 kg से बंदा भाग रहे हैं, उसको सडनली आप 40 kg डाल दिया, ठीक है, या नहीं है तो वो बंदा 50 kg के वजन से वो भाग रहे हैं, सडनली आप इसको 45 kg या 40 kg वजन हटा दिया आपने, तब इसको हम बोलते हैं, आप बोलते हैं इसको फ्रेंड्स हेवी डिस्टर्बेंस, ठीक है। मतलब आपको लार्ज डिस्टर्बेंस का साथ वो बंदा का स्टेबल ही नहीं है। सो दो कंडीशन बन रहा है, एक स्मॉल डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये स्टेबल ही नहीं है, दूसरा लार्ज डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। सो और दूसरा है, ये दोनों के नहीं है, ये दोनों का कंडीशन पे इसका स्टेबिलिटी डिपेंड करते हैं, ये बंदा का पावर है, ये बंदा का ताकत के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। ये बंदा का कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो कैपेसिटी डिपेंड करते हैं इसका एज का ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कैपेसिटी एक बंदे का एक कैपेसिटी होगा, वो बंदा का कैपेसिटी भी अगर इसका उम्र है वो आप टीन एज में इसका कैपेसिटी अलग होगा, ऐसे मिडिल एज में अलग होगा, ओल्ड एज में अलग होगा, राइट। तो इसका एज का फैक्टर को हिसाब से इसका कैपेसिटी भी चेंज होगा। इसके बाद ये इनिशियली कितना लोड पकड़ के भाग रहे हैं इसके ऊपर भी इसको डिस्टर्बेंस को हैंडल करने का कैपेसिटी इसका अलग होगा। इनिशियली अगर वो बहुत कम लोड का 5 kg का वेट के साथ ही वो भाग रहे हैं, इसमें आप 5 करके आप 50 तक भी लेकर जाएगा तो वो उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली वो ऑलरेडी 40 kg पे डाल या 45 kg का वेट से भाग रहे हैं, तब इसको आप 10 kg तुरंत डालेगा तो वो इसका कैपेसिटी 50 ही है, अब सडनली डाल दिया तो वो उठा ये भाग ही नहीं पाएगा, वो गिर जाएगा, राइट। सो इनिशियली ये कितना वेट से भाग रहे हैं उसका ऊपर भी ये डिपेंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड। सो ये सब आपका सिमिलर है, अगर इसी को आप कोरिलेट करेगा तो दैट इज नथिंग बट पावर सिस्टम स्टेबिलिटी है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आप सिंपली इस बंदे को ये जनरेटर मान लीजिए, ये जो लोड पकड़ के जा रहे हैं उसको आप जनरेटर का ऊपर जो लोड मान लीजिए, आप सिंपल आप इसका साथ कोरिलेट कर दीजिए, वही आपको पावर सिस्टम स्टेबिलिटी है, नथिंग एल्स, यही स्टेबिलिटी है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे आपका जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर जैसे हम लोग अभी देख लेंगे पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में, लेकिन हमारा सिस्टम में जैसे सिंपल नहीं है, जैसे एक बंदे के साथ दिखा दिया हम लोग कोरिलेट करेगा तो हमारा सिस्टम में आपको एक जनरेटर नहीं होगा, पूरा हमारा इंडिया का देखेगा तो हमारा एक पूरा एक ग्रिड है तो उसमें बहुत सारे जनरेटर्स होगा, वी हैव मतलब आपको n नंबर ऑफ जनरेटर्स होगा, राइट। ये n नंबर ऑफ जनरेटर से आपको कनेक्ट होगा इसका सिस्टम का साथ, और इसके साथ आपको इसको कनेक्ट होगा बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइंस होगा, उसके बाद आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होगा, और उसमें आपको बहुत डिफरेंट लोड्स होगा, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोड्स होगा। तो ये एक सिस्टम आप देखेगा
तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ऐसे सिस्टम में आप इसको स्टेबिलिटी आप देखना है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इसको सिंपली पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, इसका स्टेबिलिटी देखना है। आप इसको एक क्लब करके आप कैसे बना सकते हैं, ये सारे जनरेटर को आप ऐड करके एक क्लब करके एक एज्यूम करके एक सिंगल जनरेटर बना दीजिए, और ये सारे ट्रांसमिशन लाइन्स को आप एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन बना दीजिए, और ये सारे लोड को आप एक सिंगल लोड बना दीजिए। इट इज़ एजम्पशन है। इससे सिंपली आपको स्टेबिलिटी को आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आप सिंपली इसको सिस्टम को आप ऐसे बना दिया। जनरेशन पूरा एक कट्टा बना दिया, पूरा ट्रांसमिशन नेटवर्क को एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन में दिखा दिया, पूरा लोड को ऐड करके एक सिंगल लोड दिखा दिया, राइट। तो अगर इस सिस्टम में आप सिंपली एक जनरेटर चला गया, राइट, जैसा आप यहाँ दिख रहे हैं, एक जनरेटर चला गया, एक डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, या एक लोड चला गया, एक डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, सिंपली आप लोड में कम कर दीजिए, सिंपली जनरेटर में कम कर दीजिए, ठीक है। 3 डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, एक जनरेटर चला गया, जनरेशन कम हो गया, या लोड चला गया, लोड कम हो गया, या नहीं तो ट्रांसमिशन लाइन कोई एक कट गया, और सबसे चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टर्बेंस है किसी में फॉल्ट हो गया, कोई एक जनरेटर में फॉल्ट हो गया, कोई एक लोड से फॉल्ट हो गया, नहीं तो कहीं एक ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट हो गया, या नहीं तो कहीं पे एक बस पे फॉल्ट हो गया। ये सब आपको होते हैं लार्ज डिस्टर्बेंसेस हैं, इसमें कोई एक बड़ा चीज़ हो रहा है, राइट। स्मॉल डिस्टर्बेंस में क्या हो रहा है, ऑलरेडी लोड है इसमें, फॉर एग्जांपल आपका 50 मेगावाट का लोड है, इसमें आप 51 मेगावाट डाल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा सिस्टम को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें 51.5 डाल दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 52 डाल दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं स्मॉल 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 डिस्टर्बेंसेस है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्मॉल डिस्टर्बेंसेस है, और स्टेबिलिटी अगेंस्ट लार्ज डिस्टर्बेंसेस, लाइक एक साथ एक लोड कट गया, एक साथ एक जनरेटर कट गया, या 2 जनरेटर कट गया, एक साथ कोई एक ट्रांसमिशन लाइन कट गया, इसमें आपको ह्यूज इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लार्ज डिस्टर्बेंस है, ठीक है। सो ये 2 कंसिडरेशन है, राइट। सो इसी को ही आप एनालिसिस करेगा तो सिंपल आप, मैं इसको एक जनरेटर, एक ट्रांसमिशन लाइन, एक लोड की तरफ अगर मैं आपको इसको रिप्रेजेंट किया, तो इसमें आप देखेगा तो ये जनरेटर लोड को क्या सप्लाई कर रहे हैं, एक फाइनल आपको जो सप्लाई कर रहे हैं एक्टिव पावर और आपको रिएक्टिव पावर। जनरेटर जो भी आपको एक्टिव पावर जनरेट कर रहे हैं, रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहे हैं, वो क्या बेसिस में जनरेट कर रहे हैं, जितना इसका डिमांड है उतना ही ये जनरेट कर रहे हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा जनरेट करना है, अगर डिमांड कम है तो इसको कम करके कम जनरेट करना है। तो जितना एक्टिव पावर डिमांड है उतना एक्टिव पावर इसको जनरेटर को फीड करना ही पड़ेगा, जितना रिएक्टिव पावर डिमांड है उतना आपको रिएक्टिव पावर को फीड करना पड़ेगा। तो ये एक्टिव और रिएक्टिव पावर बेसिकली लोड में जो भी आपको एक्टिव रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड है वो आपको ट्रांसमिशन लाइन का थ्रू आपको सॉरी फ्रेंड्स, तो जनरेटर का ऊपर ही आएगा। तो जो भी आप इनडायरेक्टली एक्चुअली स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ, जितना लोड डालेगा उतना आपको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जनरेटर में आपको फीड करेगा, राइट। और एनालिसिस का पर्पज़ के लिए हम यही से दो सोचेगा तो आप जनरली आप एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर आप जनरेटर से जो भी जा रहे हैं आपको ट्रांसमिशन लाइन में जा रहे हैं, इसके बाद आपको लोड को फीड कर रहे हैं, ठीक है। लोड को फीड कर रहे हैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर, और हमारा सिस्टम में आपको 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ये लोड को फीड कर रहे हैं एट व्हाट क्वालिटी है, इसका एक क्वालिटी होना चाहिए। पावर तो दे ही दिया, इसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। क्वालिटी के लिए 2 पैरामीटर्स है, एक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। क्या है, आपको डिजायर्ड वोल्टेज, वोल्टेज विद इन लिमिट्स में, और फ्रीक्वेंसी विद इन लिमिट्स में ही देना है इसको लोड को, ठीक है। सो आपको जनरेटर को भी ऐसे ही आपको इतना इसमें लोड में आपको जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के लिए जो भी आपको एक्टिव रिएक्टिव पावर चाहिए वो आपको जनरेटर में भी ऐसे मेंटेन करके इसको एक्टिव रिएक्टिव पावर देना ही देना है इसको, राइट। सो अभी इसमें आपको डिस्टर्बेंस आप मानेगा तो सिंपली आप क्या है, मैं रिएक्टिव पावर को हटा दिया, ओनली एक्टिव पावर को दिखा रहा हूँ। रिएक्टिव पावर भी आप सिमिलरली आप कोरिलेट कर सकते हैं। सो सडनली आपको कहीं पे लोड बढ़ गया, ठीक है, जनरेटर जैसे इतना सप्लाई कर रहा है, सडनली लोड बढ़ गया, तब आपको क्या करेगा, ये जनरेटर आपको एक्स्ट्रा पावर खींचेगा, ठीक है। लेकिन ये खींचने से पहले आपको जो आइडियली क्या होना चाहिए,
आप फॉर एग्जांपल 50 मेगावाट का लोड है, सडनली आप 100 मेगावाट डाल दिया तो जनरेटर तुरंत 100 मेगावाट आइडियली ऑन पेपर आप लिखा सकते हैं। 50 मेगावाट से 100 मेगावाट लोड हो गया तो डिमांड हो गया तो 50 मेगावाट से 100 मेगावाट जनरेशन हो गया, ऑन पेपर में लिख सकते हैं। लेकिन आइडियली वो होगा क्या? आइडियली आपको 50 से 100 मेगावाट लोड बढ़ सकते हैं तुरंत, लेकिन 50 से 100 मेगावाट आपको जो पावर ओरिजिनली जो बढ़ना है ना, वो तुरंत नहीं होगा। उसमें एक ट्रांसिशन होकर होगा, उसी को हम लोग ट्रांसिएंट करते हैं। ट्रांसिएंट बिहेवियर या बीच वाला स्टेट है, ट्रांसिएंट स्टेट है, उसको क्रॉस करके अगर इसकी बाद अगर वो सप्लाई कर सकते हैं उसी में ही उतना ही आपको वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी में सप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं, अदरवाइज स्टेबल नहीं है। राइट। सो ये है कि लोड बढ़ गया सडनली, ऐसा आपको सडनली आपको लोड गिर गया, सडनली आपको 100 मेगावाट से 50 मेगावाट हो गया, तब आपको जनरेटर को दोबारा आपको 100 से 50 होना है। लेकिन आपको सडनली नहीं होगा, एक स्टेट क्रॉस होके होगा, ठीक है। उसको हम लोग ट्रांसिएंट स्टेट है, उस स्टेट का बाद आपको डिसाइड होगा ये जनरेटर सप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या स्टेट होते हैं उसका, ठीक है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल कोई भी फॉल्ट केस है, इसमें आपको जैसे पहले 50 मेगावाट फीड कर रहे हैं, अगर फॉल्ट हो गया किसमें, इसमें क्या लोड में तो कुछ भी पावर नहीं जाएगा, जितना भी जनरेटर का है सब कुछ तो इसी में ही जाएगा। सो डिमांड जीरो हो गया, सप्लाई को इसको सप्लाई करना है, वो भी आपको जो फॉल्ट का केस में इट इज़ ओनली रिएक्टिव बेस्ड पावर है, सो इट इज़ प्योरली रिएक्टिव पावर ही जाएगा, एक्टिव पावर तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा जनरेटर को, ठीक है। तो जनरेटर को भी पूरा एक्टिव पावर जीरो करके पूरा रिएक्टिव पावर देना है। वो एक स्टेट है, उसमें कैसे चेंज ओवर करके ये क्लियर होने के बाद फिर वापस ये मेंटेन कर सकते हैं कि इसी लोड को, यही आपको स्टेबिलिटी है। ये सारे डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट ही आपको स्टेबल है, ठीक है। सो इसी को ही समझने के लिए फ्रेंड आपको डिस्टर्बेंसेस जैसे बताया था, ये लार्ज डिस्टर्बेंसेस है। स्मॉल डिस्टर्बेंस में आपको सिंपली एक कोई लोड है आपको 51 मेगावाट, और आपको सिंपली 10 एम्बियर अगर जा रहे हैं, उसको 51 मेगावाट और 11 एम्बियर करेगा तो कुछ नहीं होगा, जनरेटर भी आराम से फीड करेगा, राइट। अगर आप इसको धीरे धीरे कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ज़्यादा ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको करेगा, वो भी आपको कहाँ तक जाएगा, ये जनरेटर कैपेसिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। वही हम देख लेंगे हम इन डिटेल। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स पहले आपको सिंक्रोनस मिशन जो आपको जनरेटर या मोटर है इसका ऑपरेशन प्रिंसिपल अगर आप समझ गए तो आप ये स्टेबल, ये आपको जो भी डिस्टर्बेंस हुआ उसमें ये कैसे बिहेव कर रहा है वो आपको समझ सकते हैं, राइट। उसको समझने के लिए पहले मैं आपको ओवरव्यू में आपको सिंक्रोनस मिशन का आपको फंडा बता देता हूँ, राइट। पहले सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है फ्रेंड, हमारा स्टेटर में तो पूरा वाइंडिंग रहते हैं, रोटर में भी वाइंडिंग रहते हैं। रोटर में डीसी जैसे ही आपको सप्लाई दे देगा तो इसमें फील्ड हो जाएगा, इसको आपको टरबाइन का साथ इसको घुमाएंगे, सो रोटर है एक सिंक्रोनस स्पीड में, ये सिंक्रोनस मिशन है, मतलब सिंक्रोनस मतलब आपको कांस्टेंट है, वो आपको एक कांस्टेंट सिंक्रोनस स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड पे घूमेगा, उसी स्पीड पे आपको रोटर का एमएमएफ और इसकी वजह से रोटर का फ्लक्स है आपको घूमेगा, राइट। इसकी वजह से आपको जैसे ही इसका वाइंडिंग के साथ कट गया तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का वजह से स्टार्टर में आपको थ्री फेज का जनरेटर है तो आपको थ्री फेज का वोल्टेज आएगा, वो अगर जनरेटर का ऊपर आप लोड है तो ये रोड को आप करंट खींचेगा, तो इसकी वजह से आपको स्टैटर का फ्लक्स आएगा, इसकी वजह से एमएमएफ आएगा, तो स्टैटर एमएमएफ भी आप एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, राइट। उसका स्पीड भी आपको रोटर का स्पीड पे ही होगा। तो सबसे फर्स्ट एक्शन क्या है, पहले आप रोटर को आप एमएमएफ मतलब फ्लक्स दिया और उसको आप घुमा रहे, उसकी वजह से ही आपको स्टैटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया, वो इसके पीछे घुमा रहे हैं, राइट। सो ये फर्स्ट एक्शन है रोटर का एमएमएफ, बाद में स्टैटर एमएमएफ। सो हमेशा सिंक्रोनस जनरेटर में रोटर का पहले रहेगा, रोटर आगे रहेगा, रोटर का एमएमएफ, और इसका पीछे स्टैटर का एमएमएफ रहेगा, क्योंकि पहले यही क्रिएट हुआ, राइट। और ये दोनों का बीच में जो डिफरेंस है, दोनों एक ही स्पीड पे घूम रहे हैं, सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। सिंक्रोनस मिशन सिंपली है मैग्नेटिक लॉकिंग है। अगर आप मैग्नेटिज्म के हिसाब से देखेगा तो ये आप सिंपली आप इसको एक नॉर्थ पोल
एक साउथ पोल एक नॉर्थ, मतलब ऐसा बोल दीजिए इसको, मैग्नेट जैसा मान लीजिए इसको, नॉर्थ साउथ। आप इसको स्टैटर में क्या होगा, यहाँ एक साउथ पोल बनेगा, ये नॉर्थ और साउथ के बीच में एक लॉकिंग हो जाएगा, राइट। जैसे ये घूम रहे तो वो भी घूमेगा, ये मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से ये आपको क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनस मिशन जो भी आपको पावर दे रहे हैं डिलीवरी कर रहे हैं, राइट। ये मैग्नेटिक लॉकिंग होगा इसमें, राइट। सो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स हमारा, जो अगर ये कभी भी ये जो लोड होते हैं इसका ऑपोजिट होते हैं, राइट। अगर इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो रहे हैं, ठीक है, स्टेटर और रोटर के बीच में, अगर सडनली आप इसका क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसको लोड बढ़ा रहे हैं तो इसका जो भी डिफरेंस है वो भी बढ़ेगा। अभी इसका स्टेटर और रोटर के बीच में जो एंगुलर डिफरेंस हो रहे हैं वो लोड की वजह से हो रहे हैं। अदरवाइज ये दोनों ऑलमोस्ट इन फेज में होना चाहिए, एक ही साथ घूमना चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड में तो घूमते हैं। ये दोनों में थोड़ा सा आपको एंगुलर डिफरेंस होगा, ये दोनों को थोड़ा सा पीछे रहेगा, क्योंकि पहले रोटर आया, इसके बाद स्टैटर का एमएमएफ आया। स्टैटर एमएमएफ कोशिश कर रहा है इसका रोटर का ही पोल के साथ आपको एक साथ अलाइन होकर घूमने के लिए, लेकिन घूम नहीं पा रहे हैं, लोड की वजह से थोड़ा सा पीछे है वो, राइट, लोड की वजह से। सो जितना ज़्यादा लोड होगा तो उतना ज़्यादा आपका स्टैटर का पीछे आपको ये पीछे जाता रहेगा, ठीक है। और ये आपको खींचने के लिए रॉड आपको और थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, राइट। सो इसका जो डिफरेंस है वो आपको डेल्टा बोलते हैं, उसी को आप पावर एंगल या नहीं तो लोड एंगल बोलते हैं। ये एंगल प्योरली आपको लोड की वजह से ही बन रहे हैं, वही आपको पावर डिलीवरी कर रहे हैं, एक्टिव पावर, ठीक है। अगर ये एंगल जीरो है तो पावर डिलीवर्ड भी जीरो है, ठीक है। सो ये मैग्नेटिक लॉकिंग है, जैसे स्टैटर और रोटर के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो गया, उसी से ये घूम रहे हैं। इसको आप मैग्नेटिक ड्रैगिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये घूम रहे हैं तो ये भी आपको खींच के लेकर चला जाएगा। ये जैसे ये नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल जैसे घूम रहे हैं तो ये आपको साउथ पोल भी घूमता रहेगा, राइट। इसी को हम ड्रैगिंग बोलते हैं। ये जाने की वजह से ये भी इसके पीछे पीछे ड्रैग होके जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंक्रोनस जनरेटर में रोटर एमएमएफ अहेड है, पहले रोटर एमएमएफ आएगा, इसके बाद स्टैटर एमएमएफ। सिंक्रोनस मोटर सिंपली ऑपोजिट है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में आप पहले स्टैटर में आप थ्री फेज सप्लाई दिया, स्टैटर में आपको फ्लक्स क्रिएट हुआ और एमएमएफ क्रिएट हुआ, उसकी वजह से आपको रोटर जो भी घूम रहे हैं आपको, इसके बाद रोटर का जो इसका स्पीड जैसे आ गया तो इसमें रोटेटिंग एमएमएफ आया, तो इसी वजह से स्टैटर एमएमएफ पहले रहेगा, रोटर एमएमएफ बाद में रहेगा। इतना ही डिफरेंस है सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर में, ठीक है। दोनों में आप देखेगा तो दोनों का केस में ये दोनों का बीच में जो एंगुलर डिफरेंस है दैट इज पावर एंगल है। वो दोनों में कितना ज़्यादा लोड हो गया तो उतना ज़्यादा पावर एंगल होगा, उतना ज़्यादा आपको पावर डिमांड होगा इसका, राइट फ्रेंड्स। सो अभी का केस में ये पावर एंगल अगर आप देखेगा तो ये पावर एंगल का इक्वेशन है फ्रेंड्स, EV/x इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। आप बाद में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम लोग पहले भी आप कोई कॉलेज में आप जो पढ़ा होगा आप, इसका पावर एंगल है EV/x साइन डेल्टा है, ठीक है। अगर ये 0 to 180 डिग्री से, इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर का एक्शन है, राइट। अगर ये 180 से 360 या नहीं है तो माइनस में, इसको हम सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखेगा तो इस साइड आपको पावर पॉजिटिव है, पावर जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आप इस साइड देखेगा तो पावर नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव मतलब पावर ये कूद ले रहे हैं, मतलब पावर ले रहे हैं, राइट। इसके बाद आप देखेगा तो ये सिंक्रोनस मिशन कब तक है, डेल्टा 90 डिग्रीज तक। यहाँ आप देखेगा तो जैसे डेल्टा बढ़ रहे हैं, ये दोनों के बीच में जो एंगल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो पावर भी बढ़ेगा इसमें, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसे आप देखेंगे तो डेल्टा बढ़ रहे हैं, इसका पावर भी बढ़ रहा है, और डेल्टा बढ़ रहा है तो पावर बढ़ रहा है, ऐसे और डेल्टा बढ़ रहा है तो और पावर बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट है 90 डिग्री है, इसकी तक आपको बढ़ेगा, इसकी बाद और आपको डेल्टा बढ़ेगा तो ये पावर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इट इज़ नो मोर ए सिंक्रोनस जनरेटर। ये सिंक्रोनस जनरेटर है ही नहीं है। 90 डिग्रीज मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, आप सोच लीजिए, अगर ये 2 पोल का जनरेटर है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ पोल है, राइट। ये आपको ड्रैग कर रहे हैं, खींचने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो आपको ऐसे 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 जा रहे हैं 90 डिग्रीज तक, ये आपको ये नॉर्थ पोल इसको खींच सकते हैं, ठीक है। इसकी बाद भी आप ऐसे क्रॉस हो गया, फिर ये क्या हो गया है, ये इसके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, 90 डिग्रीज का बाद भी ये खींच सकते हैं। इट इज़ मतलब वो मैग्नेटिक ड्रैगिंग या मैग्नेटिक लॉकिंग जो भी आपको 90 डिग्रीज तक की, 90 डिग्री से आपको, ये मैं जो बोल रहा हूँ फ्रेंड्स आइडियल केस में, जब आपको इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल सेम है, मतलब 2 पोल का मिशन में,
ठीक है। टू पोल का मिशन में जो फिजिकल एंगल 90 डिग्री से इलेक्ट्रिकल एंगल 90 डिग्री सेम है, उसी केस में आप मान लीजिए आपको 90 डिग्रीज तक आपको ये मैग्नेटिक लॉकिंग रहेगा। इसके बाद आप एक मैग्नेटिक लॉकिंग रहेगा नहीं है। जैसे मैग्नेटिक लॉकिंग या मैग्नेटिक ड्रैगिंग नहीं रहेगा ना, ये इट इज़ नो मोर ए सिंक्रोनस मिशन है। ठीक है। सो ये स्टेबल है ही नहीं इसके बाद। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये है फ्रेंड्स। सो ऐसे आपको मोटर का केस में भी है। ठीक है। सो अप टू 90 डिग्रीज तक है, मतलब आपको इसका आप देखेगा तो ये सिंक्रोनाइजिंग का इसका कैपेसिटी, मतलब इसका स्टेबिलिटी कैसे बता सकते हैं आप। सिंपली आप इसको, ये अगर ये डेल्टा बढ़ाने से पावर बढ़ रहे हैं, ये स्टेबल है। डेल्टा बढ़ाने से आपको पावर कम हो रहे हैं, ये अनस्टेबल है। सो सिंपली आप इसको डीपी बाई डेल्टा, मतलब आप पावर और डेल्टा के बीच में आप डेरिवेटिव देखेगा तो मतलब आप ये दोनों, अगर डेल्टा बढ़ाने से पावर भी बढ़ रहे हैं तो आपको पॉजिटिव है, डीपी बाई डेल्टा दोनों पॉजिटिव है। लेकिन डेल्टा बढ़ाने की वजह से आपको पावर कम हो रहे हैं, तब आपको दोनों एक नेगेटिव हो रहे हैं। डेल्टा पी बाई डेल्टा डेल्टा, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तब आपको पॉजिटिव है। दोनों अगर नेगेटिव, मतलब आपको एक पॉजिटिव होने से, डेल्टा बढ़ने से आपको पावर कम हो रहे हैं, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा नेगेटिव है। वही आपको सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट या सिंक्रोनाइजिंग पावर बोलते हैं। अगर इसी को ही आप डेरिवेटिव करेगा ना डेल्टा का साथ, आपको ई जी ई एम बाई एक्स टी इंटू कॉस डेल्टा आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन डेल्टा। उसी को आप सिंक्रोनाइजिंग पावर बोलते हैं। जितना वो ज़्यादा है तो उतना आपको सिंक्रोनाइजिंग पावर ज़्यादा है। ठीक है। तो वो ज़्यादा कैसे होगा, वो ज़्यादा ऐसे होगा, डेल्टा आपको कितना कम है तो उतना ज़्यादा सिंक्रोनाइजिंग पावर होगा। ठीक है। इसीलिए आप बोल रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे पहले का केस में मैं बोला था। ठीक है। अभी आप देख लीजिए इसका केस में, इनिशियली अगर फॉर एग्जांपल, ये मैं पहले बात करता हूँ स्मॉल डिस्टर्बेंस से। अगर फॉर एग्जांपल इनिशियली आपका पावर है, यहाँ चल रहे हैं मिशन, ठीक है, मिशन है आपको अराउंड 30 डिग्रीज का आसपास आपका मिशन चल रहे हैं, आपका जो पावर डिलीवर्ड है आपको इतना है, राइट। अभी इसके ऊपर आप थोड़ा और पावर बढ़ा दिया, मतलब आपको 30 मेगावाट का, फॉर एग्जांपल ये 50 मेगावाट है, ये मैक्सिमम है, ये 30 मेगावाट में चल रहे हैं। इसमें 31 करेगा तो थोड़ा सा डेल्टा बढ़ेगा और 31 मीट हो जाएगा। 32 करेगा, थोड़ा सा डेल्टा बढ़ेगा और 32 मीट होगा। ऐसा आप धीरे 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 कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। आप स्टेडी स्टेट में ही है, धीरे 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 बढ़ रहा है, इसमें कोई ट्रांसिएंट नहीं है, स्मॉल सिग्नल है, स्मॉल डिस्टर्बेंस है। तब केस में क्या होगा, जनरेटर धीरे 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 डेल्टा बढ़ाते 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 इसका मेगावाट है मैक्सिमम कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, यहाँ तक लेकर जा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी लिमिट का कौन सी है, ये यही है। ये इसका मैक्सिमम स्टेबिलिटी लिमिट है। इसके ऊपर आप और बढ़ाएगा ना लोड, आपको लोड नहीं बढ़ेगा, इसके बाद इसका लोड नहीं बढ़ेगा और आपको मिशन अनस्टेबल हो जाएगा, वो लोड छोड़ना चालू हो जाएगा। जितना आप लोड डाला ना इसमें, वो लोड को देना ही बंद कर देगा वो। ठीक है। पूरा कट जाएगा आपको। इसीलिए आपको यहाँ तक ही आपको स्टेबल, इसको इसीलिए इसका लिमिट क्या है, स्टेबिलिटी लिमिट क्या है, यहाँ तक के। लेकिन ये किस केस में, आप जब धीरे 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 बढ़ाया तभी आपको ये लिमिट है स्टेबिलिटी का। तो इसी धीरे 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 बढ़ाने में क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल डिस्टर्बेंस। स्मॉल डिस्टर्बेंस में जो स्टेबिलिटी को बोलते हैं स्मॉल, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी बोलते हैं। इसी को हम लोग स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलते हैं। सो स्टेडी स्टेट का केस में इसका जो लिमिट है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है, वो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर। वो आपको मिलेगा डेल्टा 90 डिग्रीज में, 90 डिग्रीज में साइन डेल्टा 1 है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर है या मैक्सिमम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट बोलते हैं, वो है आपको। ठीक है। लेकिन इन केस आपको ऑलरेडी 30 डिग्रीज पे या नहीं तो 30 मेगावाट पे मिशन चल रहे हैं, उसी केस में आप सडनली आप 30 मेगावाट और डालेगा या 20 मेगावाट और डालेगा, तब आपको स्टेबिलिटी उतना नहीं होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आपको मिशन का मोमेंटम सो वो मैच कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ऑलरेडी आपको 20 या 10 मेगावाट में आपको 30 मेगावाट सडनली डालेगा ना, आपको एक स्विंग ऐसे खींच लेगा। ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको फॉर एग्जांपल ऐसे डाल दिया, सडनली डाल दिया तो आपको फटाक से डेल्टा बढ़ जाएगा, राइट।
जैसे इस केस में आप धीरे 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 डालेगा तो आपको धीरे 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 बढ़ेगा, कोई इश्यू नहीं है। धीरे धीरे आप यहाँ तक स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट तक आप इसको पावर खींच सकते हैं, यहाँ तक आपको सिस्टम स्टेबल है। लेकिन इसमें आपको सडनली, आप जैसे आपको सडन डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, लार्ज डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तब आपको मेगावाट सडनली बढ़ रहा है, तो इसका डेल्टा भी सडनली बढ़ेगा। जैसे आप धीरे धीरे बढ़ाया, उसमें जो एंगल जैसे बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे आप 20 मेगावाट से 50 मेगावाट किया ना, तब आपको डेल्टा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 20 मेगावाट से सडनली 30 मेगावाट बढ़ा दिया तो ये डेल्टा 90 का ऊपर चला जाएगा, ये 90 के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद वो स्टेबल इसको और स्विंग मारेगा, नीचे तक आएगा, ठीक है। इसके बाद और स्विंग करेगा, ये स्विंगिंग में ही ये आउट ऑफ स्टेप हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और ये सिस्टम बाकी पूरा सिस्टम को कैस्केड ट्रिपिंग कर सकते हैं आउट ऑफ स्टेप पे, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस स्टेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं पावर एंगल स्टेबिलिटी बोलते हैं, या रोटर एंगल स्टेबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि ये स्टेबिलिटी किसका वजह से है, ये रोटर एंगल है, जो इसका बीच में जो डिफरेंस एंगल है, पावर एंगल, रोटर एंगल, या नहीं है तो लोड एंगल, उस एंगल का वजह से जो स्टेबिलिटी हो रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रोटर एंगल स्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बाद आप देखेगा तो ये फर्स्ट स्टेबिलिटी है फ्रेंड्स, अगर आप क्लासिफिकेशन में देखेगा तो। इसकी बाद आप देखेगा तो ये पावर बैलेंस, जो पहले से मैं बोल रहा था, जो इनिशियल डेफिनेशन है पावर सिस्टम का, स्टेबिलिटी मतलब क्या है, बैलेंस है। ये बैलेंस को इंडिकेट करने के लिए हमको दो पैरामीटर हमारा सिस्टम में, ठीक है। वो ये सबसे पहले आपको एक्टिव पावर है, अगर बैलेंस ही नहीं है वो देखना है तो आपको फ्रीक्वेंसी है, इसका इंडिकेटर है। अगर आपको सप्लाई और डिमांड सेम है, आप एक फ्रीक्वेंसी में चला रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 50 मेगावाट का जनरेटर है, 50 मेगावाट का डिमांड है, तब आप 50 हर्ट्ज पे चला रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। आप सडनली इसका डिमांड बढ़ा दिया, तब आपको क्या होगा, अगर ये 50 मेगावाट पे ये डिमांड बढ़ा दिया तो आपको फ्रीक्वेंसी कम होके इसको आप एडिशनल सप्लाई दे सकते हैं पावर, राइट। सो ये एक इंडिकेटर है, ये मिसमैच के, ये अनबैलेंस दिखाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी एक इंडिकेटर है, ये किसके लिए, एक्टिव पावर के लिए, ठीक है। सो अगर आपको सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तब आपको क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रेज होगा, ठीक है। अगर सप्लाई कम है डिमांड से, तब आपको फ्रीक्वेंसी फॉल होगा। इसको आप यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ठीक है, आपको सिंक्रोनस जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर का केस में आप देख लीजिए, आप नॉर्मली आप ऐसे चला रहे हैं, ठीक है। तब आपको जनरेशन ज़्यादा है मतलब मैकेनिकल इनपुट है टर्बाइन का, वो ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल लोड उतना नहीं है। तब क्या होगा, ये और तेज़ से घूमेगा, और तेज़ से घूमेगा तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है आपको सिंक्रोनस स्पीड पे, और इस सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा और तेज़ से घूमेगा तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो गया, बढ़ गया अभी। ऐसे आपको इनकेस जो टर्बाइन का जो मैकेनिकल इनपुट कम है, आपको जनरेटर पे लोड ज़्यादा है, तब आपको क्या होगा, आपका ये थोड़ा सा और कम स्पीड में घूमेगा इसको मीट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी फॉल हो रहे हैं, राइट। तो इसीलिए आपको ये एक इंडिकेटर है आपको एक्टिव और बैलेंस के लिए। तो कभी भी आपको सब फ्रीक्वेंसी अगर रेज हो रहे हैं, आपको सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, अगर आप कभी भी आपको डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तब आपको फ्रीक्वेंसी फॉल होगा। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है। उस केस में भी सेम है, आपको स्मॉल डिस्टर्बेंस का साथ क्या हो रहे हैं, लार्ज डिस्टर्बेंस का साथ क्या हो रहे हैं, वो आपको फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी में भी आपको आपको कैस्केडिंग ट्रिपिंग हो सकते हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी को अगर आप देखेगा तो फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी में भी आपको जो भी आपको कैस्केडिंग ट्रिपिंग कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी में भी आपको कभी भी आप देखेगा तो हमारा सिस्टम में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों विद इन लिमिट में अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, सिस्टम में ट्रिप हो जाएगा। कैसे ट्रिप होगा, ये लोड के तरफ से आपको अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग में ट्रिप हो जाएगा, बीच में आपको लाइन्स ट्रिप हो जाएगा अंडर फ्रीक्वेंसी में, और इसका आपको जनरेटर भी ट्रिप हो सकते हैं अंडर फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। ये सब की सब आपको, ये सब है फ्रेंड्स, ठीक है।
सो इसीलिए आपको फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। स्मॉल से डिस्टर्बेंस है जो आपको धीरे धीरे लोड बढ़ाया, उस केस में आपको फ्रीक्वेंसी कैसे रेज होगा, आइडियली आप देखेगा तो उस केस में आपको ये EV/X है, जो जनरेटर का जो वोल्टेज है आपको डेल्टा और जनरेटर का वोल्टेज दोनों आपको बढ़ा सकते हैं। जनरेटर का वोल्टेज आपको AVR का थ्रू आपको एडजस्ट कर देगा, इसको एडजस्ट करके आपको जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए ट्राई करेगा स्मॉल डिस्टर्बेंस में। लेकिन स्मॉल डिस्टर्बेंस में फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल तब होगा अगर आपका जनरेटर का एक्सेटर AVR ऑलरेडी आपको लिमिटर पे चला गया, कोई फीड करंट लिमिटर पे, या नहीं है तो उसका AVR है ऑलरेडी आपका ऑलरेडी इसका AVR है फ्रेंड्स आपको मैनुअल में रखा आपने, तब आपको हो सकते हैं। ठीक है, तब आपको ये चीज़ आपको हो सकते हैं, अदरवाइज तो आपको जनरली ये चीज़ नहीं होगा। ठीक है, सो इसकी बात है फ्रेंड्स, आपको देखेगा तो रिएक्टिव पावर बैलेंस है दूसरा। अगर आपको रिएक्टिव पावर जितना आपका डिमांड है उतना आपको सप्लाई है, तब आपका वोल्टेज स्टेबल होगा, जो वोल्टेज है वही है। अगर आपका रिएक्टिव पावर डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई से रिएक्टिव पावर लोड ज़्यादा खींच रही है, सप्लाई कम है, तब आपको वोल्टेज गिरेगा, फॉल होगा। अगर आपका सप्लाई का रिएक्टिव पावर ज़्यादा है, डिमांड का कम है, तो आपको वोल्टेज राइज होगा। सो ये एक आपको रिएक्टिव पावर बैलेंस को आपको एक इंडिकेट करेगा वोल्टेज, एक्टिव पावर बैलेंस को आपको इंडिकेट करेगा फ्रीक्वेंसी। तो इसको भी हम लोग बोलेगा तो इसका स्टेबिलिटी भी हमको वोल्टेज स्टेबिलिटी बोलते हैं। ये भी सेम है जैसे फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी का, जैसे एंगल स्टेबिलिटी जैसे ये, इसमें आपको स्मॉल डिस्टर्बेंस का साथ क्या हो रहे हैं, लार्ज डिस्टर्बेंस का साथ क्या हो रहे हैं। ठीक है, स्मॉल डिस्टर्बेंस और लार्ज डिस्टर्बेंस। ठीक है, अगर ये सब को आप एक इकट्ठा करेगा तो आप क्लासीफाई करेगा तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रेंड। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी तीन तरफ से, एक आपको रोटर एंगल का स्टेबिलिटी है, दूसरा फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है, तीसरा वोल्टेज स्टेबिलिटी है। सब में आपको स्मॉल डिस्टर्बेंस में क्या हो रहे हैं, लार्ज डिस्टर्बेंस में। मैं आपको जैसे बताया था, ये आपको लार्ज डिस्टर्बेंस कभी होगा तो उसमें आपको ट्रांसिएंट स्टेट है, आपको तुरंत आपको न्यू डेल्टा पे नहीं जा रहे हैं, आपको स्विंग होके फाइनली एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाते हैं वो लार्ज डिस्टर्बेंस में। लार्ज डिस्टर्बेंस में ये आपको स्विंग करेगा रोटर, ठीक है, सडनली नहीं जाएगा। उसको हम लोग इसीलिए इसको ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी बोल, लार्ज डिस्टर्बेंस में इसको ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी बोलते हैं, जो स्मॉल डिस्टर्बेंस में इसको स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलते हैं, डेल्टा को। ठीक है, सो रोटर एंगल में इसको स्मॉल डिस्टर्बेंस स्टेबिलिटी या नहीं है तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलते हैं इसको। लार्ज डिस्टर्बेंस में आपको ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी में भी आपको शॉर्ट डिस्टर्बेंस है, आपको छोटी छोटी शॉर्ट टर्म में, या लार्ज डिस्टर्बेंस में आपको लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, और कैस्केडिंग ट्रिपिंग भी हो सकते हैं। ऐसे वोल्टेज स्टेबिलिटी में भी आपको स्मॉल डिस्टर्बेंस का साथ क्या हो रहे हैं, लार्ज डिस्टर्बेंस का साथ जो स्टेबिलिटी हो रहे हैं, अगर स्टेबल है तो वो दोनों हैं, ये भी आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप देखेगा तो फ्रेंड्स, ये आपको कभी भी आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी केस में क्या हो रहा है, आपको सिस्टम में कभी भी आपको डिस्टर्बेंस होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं आपको होता है तो आपको लोड में हमेशा आपको वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है आपको, राइट। लेकिन वो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी विद इन लिमिट्स में आपको मेंटेन करना है लोड को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी +−5% पे, वोल्टेज आपको +−10% पे मेंटेन करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्रॉस हो गए तो लोड अपने आप ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको कभी भी फॉल्ट का केस में भी इसमें आपको हो सकते हैं सब, उस केस में भी आपको जैसे ही बियॉन्ड रेंज में चला जाएगा लोड ट्रिप हो जाएगा, ऐसे जनरेटर भी ट्रिप हो सकते हैं। सो वो सब क्यूमुलेटिव है, अगर एक ट्रिप हो गए तो इसकी वजह से आगे भी आपको और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और कैस्केड ट्रिपिंग बोल रहा हूँ इसीलिए। तो ये जब भी आपको आप ग्रिड का साथ सिंक में चला रहे हैं, ये सब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसमें आपको ये डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस होने का चांसेस है, राइट। सो इसीलिए फ्रेंड ये सब आपको, सो वोल्टेज कोलैप्स है, फ्रीक्वेंसी कोलैप्स है, ये सब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इसका बारे में एक एक इंडिविजुअली हम लोग एक एक वीडियो में हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये सब आपको जो भी आपको डिफरेंट ये तीन प्रकार का आपको जो स्टेबिलिटी है, वो तीनों के बारे में इन डिटेल हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू।